औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 स्टाइकोमेट्री। और स्टाइकोमेट्री के अंदर बेसिकली हम लोग सॉल्यूशन की स्टाइकोमेट्री पढ़ने लगे हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूशन स्टाइकोमेट्री। अच्छा, अगर मैं आपको ये थोड़ा सा समझा दूं बैकग्राउंड के हवाले से कि पिछला जो हमारे फर्स्ट ईयर की जो बुक थी उसके अंदर सॉल्यूशन के चैप्टर के अंदर ही हम सॉल्यूशन की स्टाइकोमेट्री पढ़ते थे। इस बार इन्होंने स्टाइकोमेट्री के लिए एक ही चैप्टर बना दिया, यानी सॉल्यूशन के अंदर आप स्टाइकोमेट्री को नहीं पढ़ेंगे। सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी और मोलैरिटी वाले जो पहले पढ़ते थे कैलकुलेशंस, वो वहाँ पे नहीं होगी, वो सिर्फ इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड कर दी गई है। और बड़ी शॉर्ट सी जो है वो स्टाइकोमेट्री इन्होंने ऐड की है, इसमें और कोई चीज़ यानी कि एक्सप्लेनेटरी ऐड नहीं की, बस बिल्कुल शॉर्टकट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर जो स्टाइकोमेट्री आपको पढ़ाई जा रही है। सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन को डिफाइन करें तो सॉल्यूशन हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी दो चीज़ों को आपस में हल करें और वो होमोजीनियस हो जाए तो वो सॉल्यूशन होगा। अब उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कंपोनेंट ऐसा होता है जो कम अमाउंट में होता है और एक कंपोनेंट ऐसा होता है जो कि लार्जर अमाउंट में होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। सोल्यूट कम अमाउंट वाले कंपोनेंट को कहते हैं और सॉल्वेंट लार्जर अमाउंट वाले कंपोनेंट को हम लोग जो है सॉल्वेंट कह देते हैं। अब इसमें अगर एग्जांपल दें, हमारे पास एक सॉल्यूशन हो सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, तो इसमें जो सॉल्ट होगा, सॉल्ट वो हमारे पास क्या होगा, सोल्यूट, और जो वाटर होगा वो हमारे पास क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ये एक छोटी सी टर्म आपको समझाने के लिए। अच्छा, इसमें फिर कंसंट्रेशन यूनिट आ जाता है कि हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे मालूम करते हैं कि सॉल्यूशन हमारे पास कितना एक सॉल्यूशन है किसी भी चीज का। तो इसको मेजर करने का एक हमारे पास कंसंट्रेशन यूनिट भी होना चाहिए, कंसंट्रेशन होनी चाहिए, जिससे हम सॉल्यूशन की अमाउंट को मेजर कर सकें। तो क्वांटिटेटिव स्टडी है, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन की क्वांटिटेटिव स्टडी को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। अब इसमें हमारे पास इसमें होता क्या है, इसमें हम सोल्यूट की जो रेशियो की अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूशन में कितना सोल्यूट है पूरे सोल्यूशन के अंदर, पूरे सोल्यूशन का हम वॉल्यूम भी ले सकते हैं, उसको हम मास में भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पूरे सोल्यूशन में सोल्यूट कितना है, इस रेशियो को देखना कंसंट्रेशन होता है, यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमारे पास सोल्यूशन के अंदर वो कितनी है, इस चीज को देखना कंसंट्रेशन होता है। और कंसंट्रेशन के बहुत सारे यूनिट्स हैं, परसेंटेजेस हैं, यानी आप इसकी जो है ना वो मास लें, इसका मास लें, ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन और सोल्यूट का मास, उसकी रेशियो निकालें तो हमारे पास जो है वो परसेंटेजेस होगी, उसका परसेंट निकालें, यानी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेजेस यूनिट आ जाते हैं। मोलैरिटी जो हम इस टॉपिक में आगे पढ़ने लगे, मोलैरिटी है, फॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी है, पार्ट्स पर मिलियन होता है, पार्ट्स पर बिलियन होता है, पार्ट्स पर ट्रिलियन होता है। ये बहुत सारे यूनिट्स हैं जो हम कंसंट्रेशन यूनिट्स के तौर पर पढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम आगे हैं तो मोलैरिटी है, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी, ठीक है, सॉरी, मोलैरिटी क्या होती है, उससे आगे चले तो हमारे पास मोलैरिटी है। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी हम कहते हैं कि ये भी कंसंट्रेशन यूनिट है, किसी भी सॉल्यूशन को मेजर करने के लिए, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन को देखने के लिए मोलैरिटी का जो है वो जो मोलैरिटी का यूनिट है वो हम पढ़ते हैं। तो मोलैरिटी सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, मोलैरिटी सबसे पहले कार्ल फ्रेडरिक मोहर ने जो है ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी। इसमें आपने जो सॉल्यूशन है उसमें जो सोल्यूट ऐड किया गया है, सोल्यूट आपने मोल्स में लेना है और जो पूरे सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम नोट करना है। आपने पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, यानी होल ऑफ द सॉल्यूशन जो है उसका वॉल्यूम होगा और उसमें सोल्यूट मोल के एतबार से होंगे तो हम इसको मोलैरिटी कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको बनाने का तरीकाकार क्या होता है, बनाने का तरीकाकार ये होता है कि आपने लैब में जाना है और आपने किसी भी सब्सटेंस का जो जिसका सॉल्यूशन बनाना चाहते हो उसके मोल्स ले लेने। मोल कैसे लेते हैं, मोलर मास के एतबार से, यानी अगर 1 मोल लेना है तो फिर 1 मोल के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल NaOH उसका 1 मोल लेना है तो उसके 40 ग्राम लेने पड़ेंगे, उसका मोलर मास मोल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो आप किसी भी चीज के 1 मोल लेके आपने क्या करना है, उसके अंदर डिजायर्ड जितना भी वॉल्यूम आप चाहते हैं, जैसे 1 लीटर चाहते हैं या जितना भी वॉल्यूम चाहते हैं, उस वॉल्यूम के एतबार से आपने उसके अंदर सॉल्वेंट ऐड कर देना है। तो सॉल्वेंट ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो बन जाएगा।
अच्छा, इसमें वॉल्यूम की शर्त है, आपने कोई भी और यूनिट के अंदर वॉल्यूम नहीं लेना, आपने डेसीमीटर क्यूब के अंदर लेना है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब, और इसको अगर हम ओपन करके फार्मूले को लिखें तो मोल ऑफ सॉल्यूट का जो है वो फार्मूला मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हम इस तरीके से भी इसको मालूम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसका यूनिट होता है जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, और इसको मोलर भी पढ़ा जाता है। यदि हमने 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है अगर, तो 1 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 मोल सॉल्यूट लेना पड़ेगा और उसको 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना चाहिए, यानी टोटल वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का होगा वो 1 डेसीमीटर क्यूब होगा। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि आप सॉल्यूशन के अंदर समझ नहीं पाते कि इस टर्म का क्या मतलब है। ये 0.2 मोलर सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा, 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, इसका मतलब होगा कि आपने 0.2 मोल H2SO4 इसमें हल किया हुआ है 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन के अंदर जो है वो हल किया हुआ है, यानी पूरे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब है, और उसमें जो मोलैरिटी है सॉल्वेंट की, सॉरी सॉल्यूट की H2SO4 की, वो कितनी है 0.2 मोलर। इसका ये मतलब है, ये हम मोलैरिटी। उसके बाद इसकी देखें तो इसमें हम ये कहते हैं कि 0.04 मोलर जो है वो हमारे पास HCl है, जो कि 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन के अंदर जो है वो डिसॉल्व है। ये 1 डेसीमीटर क्यूब टोटल जो है हमारे पास वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, तो इसका ये मतलब होता है। अच्छा जी, उससे आगे बढ़े तो हमारे पास फार्मूले आ जाते हैं, जिसमें पहला फार्मूला तो मोलैरिटी मालूम करने का, तो वो तो ये है, ये दोनों फार्मूले मोलैरिटी मालूम करने के लिए। उसके बाद अगर हम मैथ्स के ऊपर आ जाएंगे, अगर हमें एक सवाल आ जाए कि कैसे हम इतने मोलर सॉल्यूशन, यानी उसमें मोलैरिटी दे दी जाए, वॉल्यूम दे दिया जाए, और आपको पूछा जाए कि कैसे बनाएंगे आप सॉल्यूशन, ये तो सॉल्यूशन को कैसे बनाने के लिए जो सवाल आप हल करते हो उसके अंदर जो फार्मूला लगता है, उसमें सबसे पहले आप बताएंगे कि इतने मैथ हम सॉल्यूट के लेंगे, ठीक हो गया, और वो हम डिसॉल्व करेंगे इतने गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, तो हमारे पास जो है वो मोलैरिटी आ जाएगी। ठीक हो गया, मोलैरिटी तो वो बता देगा कितने मोलैरिटी वाला सॉल्यूशन इतने वॉल्यूम को बनाना है, तो वो उसके लिए आपका ये फार्मूला लगता है। और उसके बाद एक और फार्मूला है जो कि स्टैंडर्डाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, स्टैंडर्डाइजेशन हम एसिड बेस टाइट्रेशन में करते हैं, टाइट्रेशन, ठीक हो गया, ये टाइट्रेशन में की जाती है, और इस टाइट्रेशन के अंदर हम लोग जो है खासकर एसिड बेस टाइट्रेशन ये हम करते हैं। तो एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर ये फार्मूला हमारा इस्तेमाल होता है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जिसके अंदर ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, तो हम वो इसी फार्मूले के तहत न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसके बाद एक और है हमारे पास फार्मूला जो डाइल्यूशन के लिए इस्तेमाल होता है, डाइल्यूशन। आपके लैब में एक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है ऑलरेडी जो कि बना हुआ है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा या कोई भी स्टॉक सॉल्यूशन होगा जो आपके लैब में पड़ा होगा, उस स्टॉक सॉल्यूशन से आप कोई नया सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, कोई भी एक सॉल्यूशन से दूसरा नया सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं जो उससे कम मोलैरिटी का होगा, उससे ज्यादा मोलैरिटी का तो बना नहीं सकते, तो एक हाई मोलैरिटी वाले सॉल्यूशन में एक लो मोलैरिटी वाले सॉल्यूशन को बनाना, इस अमल को क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। और इस अमल में जो हमारे पास फार्मूला यूज होता है वो होता है M1V1 = M2V2। इस तरीके से हम लोग जो है वो इसको बना देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कंसेप्ट असेसमेंट है, यहाँ पे सिर्फ जस्ट न्यूमेरिकल्स करने हैं, और उस न्यूमेरिकल्स के लिए इसको पढ़ा जा रहा है। इसमें कोई डिटेल आपने सॉल्यूशन कैसे बनते हैं, कैसे हम बनाते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हमने डिटेल में नहीं जाना, हमने जस्ट ये चीजें सारी इस वजह से पढ़ी है कि ताकि हम लोग जो है वो सॉल्यूशन को जो इसके यूनिट्स हैं या इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम हल कर सकें। तो इसमें सबसे पहला जो न्यूमेरिकल कंसेप्ट असेसमेंट 4.4 में दिया गया है, दैट इज जो प्रोडक्शन का रेट है हमारे पास, और उसको हम मैचेस और डाइज में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हर एक सॉल्यूशन के अंदर आपको एक सॉल्यूशन के वो जो मतलब कि स्टेटमेंट होगी, उस स्टेटमेंट के अंदर आपको एक कॉम्प्लीमेंट भी नजर आएगा, जैसे मैचेस और डाइज के अंदर यानी यूज बता दिया, और इसकी बात में ये भी बता दिया कि ये हमारे पास वाइट सॉलिड होता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट होते हैं जो सॉल्यूशन में यानी जो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में जान डालते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। उसमें कहते हैं कि इसकी मोलैरिटी मालूम करें,
जब हमारे पास इसी के 1.5 मोल हो और 250 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो है डिजॉल्व हो। सबसे पहले तो ये हमारा वॉल्यूम जो है ये डेसीमीटर क्यूब के अंदर नहीं है, तो इसको डेसीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 250 डिवाइडेड बाय 1000, तो हमारे पास डेसीमीटर क्यूब में इसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 0.25 डेसीमीटर क्यूब। फिर उसके बाद मोलैरिटी कैसे मालूम करेंगे? सिंपल ही फार्मूला, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मोल कितने हैं? 1.5 मोल, और वॉल्यूम कितना है? 0.25 मोल। तो ये डिवाइड करेंगे, हमारे पास मोलैरिटी आ गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड। इसी जो कंपाउंड है 75 ग्राम हो, तो उसको अगर हम उसी का जो है वो हम मालूम करने लगे मोलैरिटी, और सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 125 ग्राम है, तो जो सोल्यूट की अमाउंट है वो ग्राम में दी गई है, तो इसके मोल में निकालेंगे सबसे पहले। तो मैथ डिवाइडेड बाय मोलर मैथ करते हैं। इसके लिए जब आपको मैथ में कोई चीज दी हो तो आपको मोलर मैथ जरूरत पड़ती है, तो मैथ डिवाइडेड बाय मोलर मैथ करेंगे, तो आपके पास 0.61 मोल आ गए। इस मोल को आप डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से, तो आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ 0.50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सैंपल। हमारे पास जो वॉल्यूम है वो दे दिया गया है, दैट इज 50 सेंटीमीटर क्यूब। और उसके बाद हमारे पास जो मैथ दिया गया है, अच्छा इसमें बड़ा एक अजीब सा क्वेश्चन किया है कि इसमें कहेंगे एक सोल्यूशन है, उसको हम इवेपोरेट करेंगे, उसमें से सॉल्वेंट, तो पीछे सोल्यूट रह जाएगा, तो वो सोल्यूट की अमाउंट हमारे पास रह जाएगी, दैट इज 0.25, और टोटल जो वॉल्यूम सोल्यूशन कर रहा वो था 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें कितनी मोलैरिटी वाला सोल्यूशन था ये? तो मोल ऑफ सोल्यूट हमारे पास कितना है? 0.25 डिवाइडेड बाय मोलर मैथ 122.5, उससे हमारे पास मोल आ जाएंगे। तो हम वॉल्यूम को भी 50 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे डेसीमीटर क्यूब के अंदर, 0.05 डेसीमीटर क्यूब। फिर हम मोल जो और जो हमारे पास वॉल्यूम है उसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो सोल्यूशन है, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा, ये टाइट्रेशन हो रही है, ये एसिड बेस टाइट्रेशन है। इस एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर एक तरफ लिथियम हाइड्रोक्साइड और एक तरफ सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल किया गया है, और इसके अंदर वो कहते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का भी 0.25 मोलर है और इधर भी 0.25 मोलैरिटी है। ठीक हो गया? जो लिथियम हाइड्रोक्साइड है ये भी 0.25 मोलर है, और जो मोलैरिटी सल्फ्यूरिक एसिड की है वो भी 0.25 मोलर है। वॉल्यूम जो लिथियम हाइड्रोक्साइड का है, ये उसने पूछा कि कितना वॉल्यूम इसके साथ रिएक्ट करेगा, और जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका वॉल्यूम बता दिया उसने कहा कि ये 0.5 डेसीमीटर क्यूब। ठीक हो गया? अब ये नंबर ऑफ मोल जो होते हैं N1 ओवर N2, ये जो होते हैं ये N1 हम निकालते हैं इससे, इसको कहते हैं N1। ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास मोलैरिटी दी होती है ना, मोल रेशियो दी होती है, ये N1 है। ठीक हो गया? ये N1 है, और इसके साथ जो मोलैरिटी वो 1 है, आप लिख नहीं गए, तो ये 2 होगी, तो ये हमारे पास 1 हो गई, और ये क्या हो गई? 2 हो गई। सॉरी, ये हमारे पास 2 हो गई, और ये हमारे पास 1 हो गई। क्लियर? ये 2 कहां से है? ये 2 ये लिखा हुआ है, ये 2, और ये 1 कहां से है? यहाँ से है। तो हम ये पुटिंग्स करेंगे, पुटिंग्स करने के बाद हमारे पास मोलैरिटी हमको कितनी है? 0.25 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है? दैट इज 0.5 ये हमारे पास वॉल्यूम कितना है? 0.5 डिवाइडेड बाय N2 कितना है? दैट इज 1 मोल। ठीक हो गया? ये हमारे पास 1 है, हम यूनिट्स एंड में कैसे निकालेंगे, और नंबर ऑफ यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे मोलैरिटी कितनी है? 0.25। तो यहाँ पे जो हमारे पास 0.25 कैंसिल, ये 1 भी इनके साथ डिवाइड होगा तो वही आएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा? ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 1 डेसीमीटर क्यूब आंसर आएगा। कैसे डेसीमीटर क्यूब है? जो हमारे पास इसका यूनिट था वो मोलैरिटी वाला मोलर था, मल्टीप्लाई बाय इसका यूनिट डेसीमीटर क्यूब था, डिवाइडेड बाय मोल, और यहाँ पे भी मोल था। ठीक हो गया? मोल और मल्टीप्लाई बाय इधर हमारे पास मोलैरिटी आ गई, तो मोलैरिटी और मोलैरिटी कैंसिल, मोल और मोल कैंसिल, तो वॉल्यूम जो हमारे पास वॉल्यूम में जवाब आएगा, क्योंकि हम निकाल ही वॉल्यूम रहे थे, तो वॉल्यूम हमारे पास कितना, यानी इसके 0.25 मोलर के साथ इसके 0.5 सेंटीमीटर क्यूब हो, तो उसका कितना वॉल्यूम लगेगा? उसका हमारे पास वॉल्यूम लगेगा
1 डेसीमीटर क्यूब, यानी एक सोल्यूशन हाफ लीटर होगा ना, ये वाला सोल्यूशन हाफ लीटर होगा, तो दूसरा सोल्यूशन जो है वो पूरा लीटर होना चाहिए, तब जाके ये आपस में रिएक्ट करेंगे। तो यही इस चीज़ का उसके बाद जो है वो हमारे पास अगला न्यूमेरिकल है जो कि कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.4 से रिलेटेड है। इसमें हमारे पास पूछा गया है कि कितने ग्राम्स होंगे जो कि NaOH के न्यूट्रलाइज करेंगे कम्प्लीटली 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन। जो हमारे पास 0.5 मोलर सोल्यूशन है HCl का, उसको कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करना है और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH जो है वो इस्तेमाल होगा। तो NaOH कितना है कि इस्तेमाल होगा, उसके कितने ग्राम्स इस्तेमाल होंगे। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। हमारे पास NaOH और HCl को जब हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास NaCl और वाटर बनता है। इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन जो है ये आपस में मिलके वाटर बना लेते हैं, और ये जो सोडियम और क्लोराइड है ये आपस में कंबाइन होकर सॉल्ट बना लेते हैं। तो इन्होंने हमें दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ HCl जो कि 40 सेंटीमीटर क्यूब है। इसको सबसे पहले तो हम डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये डेसीमीटर क्यूब में बाय 1000 कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम मोलैरिटी ऑफ HCl जो है वो हमारे पास 0.5 मोलर है, तो हम मोल ऑफ HCl जो है वो मालूम कर लेंगे। कैसे? हमारे पास मोलैरिटी का फार्मूला था मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो हमारे पास मोलैरिटी होगी उस मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मोल आ जाएंगे। तो ये हमारे पास मोल आ गए 0.02 मोल। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखेंगे कि इसके कितने मोल इसके साथ रिएक्ट करें तो वाटर बनता है, तो इसके 1 मोल इसके साथ कम्प्लीटली रिएक्ट करें तो वाटर बनता है। तो यहाँ पे जो कि हमारे पास HCl का 1 मोल NaOH को न्यूट्रलाइज करते हैं कम्प्लीटली, तो जब हमारे पास HCl के 0.02 मोल होंगे, यानी जो हमने यहाँ से निकाले थे, तो इसके कितने मोल जो है वो इसकी जाहिर सी बात है 0.02 मोल ही इसको जाके न्यूट्रलाइज करेंगे। तो इस 0.02 मोल के लिए हम मैस मालूम करते हैं, तो जब हम मैस मालूम करते हैं तो हमारे पास 0.8 ग्राम आ जाता है। यानी इतनी अमाउंट जब होगी ना हमारे पास 40 सेंटीमीटर क्यूब 0.5 मोलर HCl सोल्यूशन, तो उसको NaOH का 0.8 ग्राम जो है वो न्यूट्रलाइज करेगा। फिर इसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग रिएक्टेंट के हवाले से। लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग कैसे कहते हैं? लिमिटिंग कहते हैं ख़त्म कर देने वाला, लिमिट कर देने वाला। ठीक हो गया। दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं, और उन रिएक्टेंट के अंदर एक ऐसा रिएक्टेंट होता है वो जो जल्दी कंज्यूम अप हो जाएगा और जल्दी कंज्यूम अप होकर रिएक्शन को स्टॉप कर देगा, और अगर वो बीच में ख़त्म हो जाएगा तो रिएक्शन रुक जाएगा। तो ऐसे रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। इसमें मैंने डेफिनेशन में भी लिखा है कि द रिएक्टेंट विच कंज्यूम्ड अर्लियर, जो जल्दी खर्च हो जाएगा, और जल्दी खर्च होने के बाद जल्दी खर्च क्यों होगा? क्योंकि उसकी क्वांटिटी उसमें कम होगी, और उसकी क्वांटिटी कम होने की वजह से क्या होगा, और स्टॉप द रिएक्शन बाय कंज्यूमिंग फर्स्ट, कि जल्दी ख़त्म होके रिएक्शन को स्टॉप कर देगा, तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा जो रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। या हम इसकी डेफिनेशन ऐसे कर सकते हैं कि वो रिएक्टेंट जो कम प्रोडक्ट बनाएगा, यानी दो रिएक्टेंट हैं और दो रिएक्टेंट में से जो कम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाएगा तो हमारे पास, ये मैंने न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन की है। हम जब इसकी स्टिशियोमेट्री करते हैं ना बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से, तो वहाँ हमें पता चलता है कि जो कम नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट बनाता है तो वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन यही कंट्रोल करता है। यानी प्रोडक्ट हमारे पास उतना ही बनेगा जितना ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास मौजूद है। लिमिटिंग रिएक्टेंट ख़त्म हुआ तो रिएक्शन रुक जाएगा, तो उसके बाद जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट नहीं बनेगी। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ एक ऐसा रिएक्टेंट भी होता है जो हमेशा एक्सेस में होता है, यानी वो ज़्यादा होता है अमाउंट में, तो जो पीछे रह जाएगा, जाहिर सी बात है इसने रह जाना है, इसने तो मतलब कि रिएक्शन के लिए जितना इसके साथ वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होना चाहिए था इसको रिएक्ट कंज्यूम करने के लिए, उतना नहीं है, उससे कम है, तो लिहाजा ये पीछे रह जाएगा। तो बाकी रह जाने वाले जो है वो नॉन लिमिटिंग कहलाता है। इसमें मिसाल जो है वो ये ले सकते हैं हम कि कोयला जलाएं, तो कोयला जलाते जलाते एक टाइम ऐसा आता है कि कोयला जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है।
तो कोयले के बिल्कुल ख़त्म हो जाने के बाद, यानी कोयले को कौन जला रहा है, कोयले को ऑक्सीजन जला रही है, हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन है वो जला रही है। तो जो ही कोयला ख़त्म होगा, तो कोयला ख़त्म होने के बाद क्या होगा, कोयला ख़त्म होने के बाद आग बुझ जाएगी, तो मतलब बर्निंग का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो बर्निंग का प्रोसेस क्यों स्टॉप हुआ, क्योंकि कोयले की अमाउंट जो है वो लिमिटेड थी। ऑक्सीजन तो एयर में है, अभी भी स्टिल है, लेकिन जो कोयला है वो हमारे पास क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो जो चीज़ पहले ख़त्म हो जाती है तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होती है और वही रिएक्शन को स्टॉप करती है। इसी सारी जो हमारे पास एग्जांपल है, इसके अंदर मैंने सारी यही चीज़ बयान की है। फिर उसके बाद हम लोग अगर इसको थ्योरेटिकली मालूम करना चाहते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होता है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं कि हम किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर जो हमें गिवन अमाउंट होगी उसके सबसे पहले हमने मोल मालूम कर लेने हैं, सबके रिएक्टेंट के सबके मोल मालूम, और वो उस प्रोडक्ट के जिसको कंपेयर किया जा रहा है उसके साथ। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के हम मोल मालूम करेंगे। ये जब मैं न्यूमेरिकल करूँगा तो तब आपको समझ आएगा। उसके बाद हमने उन्हीं रिएक्टेंट्स को कंपेयर करना है, ठीक है, उनके मोल को कंपेयर करना है प्रोडक्ट्स के मोल के साथ, और देखना है कि उनमें से कौन सी ऐसी जो है वो रिएक्टेंट है, कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जो कम नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बना रहा है। तो जो कम नंबर ऑफ प्रोडक्ट बना रहा होगा तो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। नॉन लिमिटिंग के लिए क्या करेंगे, नॉन लिमिटिंग के लिए सबसे पहले कंपेयर करेंगे जो हमारे पास प्रोडक्ट रिएक्टेंट है ना, दोनों जो एक लिमिटिंग है और नॉन लिमिटिंग है, इन दोनों का मुवाजना करेंगे आपस में। तो उनमें से क्या होगा, एक जो लिमिटिंग होगा ना उसके हवाले से ये पता चल जाएगा कि नॉन लिमिटिंग कितना इस्तेमाल हो गया। तो जितना नॉन लिमिटिंग इस्तेमाल हो गया उसकी वैल्यू आने के बाद हम क्या करेंगे, टोटल हमारे पास जितना नॉन लिमिटिंग है उस टोटल नॉन लिमिटिंग में से हम लिमिटिंग को यानी कि टोटल नॉन लिमिटिंग जो हमारे पास टोटल अमाउंट है उसमें से वो वाली अमाउंट माइनस कर देंगे जो खर्च हो गई है नॉन लिमिटिंग की। तो वो जब माइनस करेंगे तो हमारे पास वो पीछे रह जाने वाली जो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट एक्सेस है वो हमारे पास आ जाएगी। फिर उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज यील्ड। यील्ड हम कहते हैं हासिलात, प्रोडक्ट हासिलात, कोई भी काम किया है उसकी जो हासिलात होती हैं, हासिलात, तो उसको हम यील्ड कह देते हैं। क्या कह देते हैं, यील्ड। यानी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड यील्ड। यील्ड तीन किस्मों की होती है, एक थ्योरेटिकल यील्ड होती है, एक एक्चुअल यील्ड होती है और एक परसेंटेज यील्ड होती है। अच्छा, इन टॉपिक से रिलेटेड ये जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इस टॉपिक से रिलेटेड जो इसकी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आगे जाके जो है ना वो इनके और यील्ड के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस पॉसिबल बन सकते हैं वो सारे के सारे इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद जो है मैं आपको करवा देता हूँ। तो यील्ड जो है इसके तीन हमारे पास टाइप्स होती हैं, एक थ्योरेटिकल यील्ड होती है, एक एक्चुअल यील्ड होती है और एक परसेंटेज यील्ड होती है। जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है, थ्योरेटिकल यील्ड जब आप स्टीशियोमेट्री के ज़रिए यानी आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ज़रिए जो है वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं और उसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए। और एक्चुअल यील्ड वो होती है जब आप उसी एक्सपेरिमेंट को लैब के अंदर परफॉर्म करके जितनी प्रोडक्ट कलेक्ट करते हैं फिजिकली, जो प्रैक्टिकल करके जो है ना आप लोग कलेक्ट करने वाली जो अमाउंट है उसको जब मैथ उसका निकालते हैं तो हमारे पास एक्चुअल यील्ड होती है। और जो परसेंटेज यील्ड होती है, परसेंटेज यील्ड इन्हीं दोनों का रेशो मल्टीप्लाई बाय 100 है। यानी आपने एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, तो हम जब ये निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या होता है, ये परसेंटेज यील्ड होती है। थ्योरेटिकल यील्ड हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है, हम कोई भी काम प्रैक्टिकली करने से पहले उसका हिसाब किताब करते हैं कि इतने रिएक्टेंट हम ऐड कर रहे हैं तो इतना प्रोडक्ट बनना चाहिए, जो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रही है, जिसके ऊपर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी अप्लाई करते हैं और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो हासिल होने वाली प्रोडक्ट होती है वो हमारी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं और थ्योरेटिकल यील्ड भी होती है। ठीक हो गया। फिर हम उसी काम को ना लैब में परफॉर्म करते हैं, लैब में परफॉर्म करने के बाद हमारे पास वही सेम प्रोडक्ट बनती है और वही सेम प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड जो एक्सपेक्टेशन होती हैं उससे थोड़ी कम बनती है। उसकी मैं वजह बताऊंगा क्यों कम बनती है। उसकी वजह या तो साइड रिएक्शंस हो सकते हैं या कोई और वजह हो सकती है, तो आगे चल के वो एक क्वेश्चन के अंदर इसको क्लियर करेंगे कि एक्चुअल यील्ड क्यों कम होती है। तो एक्चुअल यील्ड हमेशा
कम आती है थ्योरेटिकल यील्ड से, यानी हमारे रिज़ल्ट्स जो हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशंस से कम आते हैं। और जब हम रिज़ल्ट्स और एक्सपेक्टेशंस का दोनों का मवाजना करते हैं तो हमारे पास हमारे काम करने की एफिशिएंसी को ज़ाहिर करते हैं कि हमने कितना ठीक ठीक काम किया है, कितने परसेंट ठीक ठीक हमने काम किया है। इस चीज़ को एफिशिएंसी कहते हैं और वो एफिशिएंसी हमारे पास परसेंटेज यील्ड होती है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चंस की तरफ आएँ, जो शॉर्ट क्वेश्चंस इन दोनों टॉपिक्स, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट और हमने यील्ड वाला टॉपिक पढ़ा है, इन टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो हमारे पास ये हो सकते हैं कि क्यों एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है हमेशा। तो उसकी वजूहात जो है वो मैंने डिफरेंट लिख दी हैं। एक तो ये है कि कोई भी चीज़ जो है वो जब कोई रिएक्शन हो रहा होता है तो कंप्लीट रिएक्शन नहीं होता, इनकम्प्लीट रिएक्शन होता है बाज़ दफ़ा, और बाज़ दफ़ा साइड रिएक्शंस हो जाते हैं और साइड रिएक्शंस की वजह से हमारे पास जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बननी चाहिए उसके अलावा बाय प्रोडक्ट्स बन जाती हैं, और बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे पास क्या करती हैं, एक्चुअल यील्ड को रिड्यूस कर देती हैं। उसके बाद मैकेनिकल लॉस कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है कि जैसे आप एक गिलास ऑफ वाटर जो है वो उसी गिलास का जो वाटर है वो आप दूसरे गिलास में जब शिफ्ट करते हो तो ड्यू टू शिफ्टिंग या ड्यूरिंग शिफ्टिंग क्या होता है कि बीच में से कुछ, क्योंकि एवेपोरेशन तो कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, हर एक टेम्परेचर पे हो रही होती है, तो कुछ ना कुछ वाटर के जो मालिक्यूल्स हैं वो एवेपोरेट कर जाएंगे, और कुछ ना कुछ ये होता है कि गिलास एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जब शिफ्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत पानी जो है वो पुराने गिलास जिसमें वो पहले था पानी उसके साथ लगा रह जाता है उसके किनारों पे। तो ये हमारे पास, इसको कहते हैं मैकेनिकल लॉस, और ये मैकेनिकल लॉस हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस वजह से भी, मैकेनिकल लॉस की वजह से भी बाज़ दफ़ा इनएक्सपीरियंस वर्कर होता है जिसको काम करने का ढंग नहीं आता, वो बाज़ दफ़ा जो है वो प्रोडक्ट्स के अंदर जो रिएक्शन कर रहा होता है उसका जो रिएक्शन हैंडलिंग है, ठीक हो गया, और उसके अंदर जो उसकी वर्किंग है वो इनएक्सपीरियंस होने की वजह से सही नहीं होती। तो इस वजह से वो रिएक्शन जो है वो हमारे पास कम प्रोडक्ट्स देता है या कम रिज़ल्ट्स देता है। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ भी हो सकती है कि हम जब आखिर में जब प्रोडक्ट हमारे पास बन जाती है तो उस प्रोडक्ट के लिए जो सेपरेटिंग टेक्निक्स लगाते हैं, ये सेपरेटिंग जो है वो प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है, क्रोमेटोग्राफी होता है और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, कुछ भी ऐसा प्रोसीजर जो हम इस्तेमाल करें एंड टाइम पे वो प्रोसीजर अच्छे तरीके से ना हो तो उस तरीके से भी जो है वो हमारे पास जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो ज़्यादा होती है, एक्चुअल यील्ड कम आती है। तो परसेंटेज यील्ड जो है वो, उसके बाद ये सवाल है कि परसेंटेज यील्ड को हम एफिशिएंसी क्यों कहते हैं रिएक्शन की। तो इसकी वजह ये है कि परसेंटेज यील्ड में हम एक्सपेक्टेशंस और रिजल्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं। एक्सपेक्टेशंस से मुराद ये है थ्योरेटिकल यील्ड और रिजल्ट से मुराद है एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड का हम रेशो लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड होती है वो आउटपुट होती है और जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है वो एक्सपेक्टेड इनपुट जो हम डालते हैं उसकी जो है वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो परसेंटेज यील्ड और एफिशिएंसी जो है वो हम इसको कह देंगे, क्योंकि इसमें हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि हमने कितने परसेंट अपने रिजल्ट्स को मीट किया, हमारी कितनी परसेंट अचीवमेंट्स है, तो इस चीज़ को हम लोग जो है इसके अंदर देख लेते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, बाय कॉस्टली रिएजेंट्स आर टेकन एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड चीपर रिएजेंट टेकन एज अ नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। बाज़ हम जानबूझ के किसी चीज़ को लिमिटिंग और दूसरे को नॉन लिमिटिंग रख देते हैं। और लिमिटिंग किस चीज़ को रखते हैं? जो महंगी होती है, महंगी चीज़ों को हमेशा लिमिटिंग रखा जाता है और जो सस्ती चीज़ें होती है उसको नॉन लिमिटिंग या एक्सेस में रखा जाता है। महंगी चीज़ों को क्यों? क्योंकि महंगी चीज़ों को हमने ज़ाया होने से बचाना होता है, तो उसके मिलीग्राम्स लेवल तक भी उसकी कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता है जब अगर हम बराबर अमाउंट में ले लेंगे दोनों चीज़ें, जो लिमिटिंग है और नॉन लिमिटिंग है, उनको दोनों को बराबर में ले लेंगे तो आपको पता है रिएक्शन शुरू में क्या होता है, फास्ट होता है, धीरे धीरे स्लो होना शुरू हो जाता है और जब ये कंप्लीशन की तरफ पहुंच रहा होता है तो बिल्कुल स्लो हो चुका होता है। तो उस दौरान में चांस ये होता है कि उनमें से अमाउंट ऑफ जो रिएक्टेंट है जो कि कॉस्टली है तो वो उसके बच जाने का ख़तरा होता है। तो हम उसके मिलीग्राम्स को भी कंजम्पशन तक ले जाने के लिए
एक रिएजेंट को एक्सेस में रखते हैं और एक रिएजेंट को क्या करते हैं वो लिमिट करके रखते हैं, कॉमा मोड में रखते हैं। इसमें दो पर्सपेक्टिव होते हैं हमारे पास। जो दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि बाद हम रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए भी ऐसा कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई रिएक्शन है हमने एक गिवन टाइम के अंदर स्टॉप कर रहे हैं तो उसके अंदर जो एक रिएजेंट होगा उसको हम लिमिट करके रखेंगे, थोड़ा रखेंगे। दूसरा ये होता है कि हम प्रोडक्ट अपनी डिज़ायर्ड बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है उसकी अमाउंट के लिए हम पहले लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना लिमिटिंग रिएजेंट इसके लिए लगेगा, तो हम उस लिमिटिंग रिएजेंट को उतना डाल देते हैं ताकि उतनी प्रोडक्ट बन जाए, फिर उसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाए। तो डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाने के बाद हम वो रिएक्शन को वैसे ही चाहते हैं कि स्टॉप हो जाए, तो उसके लिए भी हम किसी भी चीज़ को लिमिटिंग रखते हैं। उसके बाद अगला जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ स्टिशियोमेट्री इन द प्रोडक्शन एंड डोजेज ऑफ मेडिसिन्स, कि मेडिसिन के अंदर स्टिशियोमेट्री का क्या रोल है। तो मेडिसिन्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसने असल में काम करना होता है। आप अगर टैबलेट के ऊपर लिखा देखेंगे, किसी भी टैबलेट का फार्मूला देखें तो उसके ऊपर मिलीग्राम्स के नाम से एक फार्मूला लिखा होता है कि इसमें इतने मिलीग्राम्स ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है। तो वो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वही एक्चुअल जो है वो बीमारियों के ख़िलाफ़ और ये सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ काम करता है। तो वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की अमाउंट जो हम बनाते हैं वो किसी भी उसके लिए यानी कि जो प्रोडक्ट होती है उसकी वो उसकी जो अमाउंट होती है वो हमारे पास डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट्स देने के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि अगर उस डिज़ायर्ड जो इफ़ेक्ट्स हैं उसके लिए जितनी अमाउंट रिक्वायर्ड होती है उससे कम या ज़्यादा हो जाए तो हमारे डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट्स जो है वो फ्लक्चुएट करते हैं और उस फ्लक्चुएशन की वजह से एक इफ़ेक्टिवनेस जो है उस एक्टिव इंग्रेडिएंट की वो इफ़ेक्टिवनेस जो है वो कम पड़ जाती है या हो सकता है कि कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए। तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल होती है। तो इन सारी चीज़ों को हम करेक्टली हैंडलिंग के लिए जो है वो हम स्टिशियोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है कि जब हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं तो एंटीबायोटिक्स ऐसी बनाई जाती हैं, उसमें स्टिशियोमेट्री ऐसे यूज़ होती है कि उसको उतना बनाया जाता है जितना उसने काम करना होता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए। जितना उसने बैक्टीरिया को किल करने के लिए काम करना है उतना हम उसके अमाउंट को जो है वो डिज़ाइन करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा इंसुलिन जो है वो भी स्टिशियोमेट्री के ज़रिए जो है वो बनाई जाती है, सारी मेडिसिन आलमोस्ट। तो ये थोड़ी कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहे हैं। तो इंसुलिन जो है वो शुगर कंट्रोल को देखने के लिए यानी शुगर कंट्रोल कितना एक करना है, शुगर लेवल कितना है, उस एतबार से हम लोग इंसुलिन डिज़ाइन करते हैं कि उसके अंदर इंसुलिन कितनी होगी। और जब हम वैक्सीन्स बनाते हैं तो वैक्सीन्स के अंदर भी हम लोग जो है ना वो देखते हैं कि वायरल एंटीजेंस जो है वो कितने एक बन गए हैं। तो उस वायरल एंटीजेंस के एतबार से हम लोग जो है वो वैक्सीन जो है उसकी इफ़ेक्टिवनेस को देख के हम उसकी स्टिशियोमेट्री को डिज़ाइन करते हैं। यानी ये सिंपल भाषा में यही बात है कि जो हमारे पास जो अमाउंट है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम ओवरडोज कर दें या जो हमारी डिज़ायर्ड डोज है उससे कम कर दें तो हमारे रिज़ल्ट्स डिस्टर्ब होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो है जो रिज़ल्ट्स हमें चाहिए होते हैं, इफ़ेक्टिवनेस जो मेडिसिन की होती है वो कम पड़ जाती है या फिर इफ़ेक्ट होती है इस चीज़ से। इसके अलावा हमारे पास एक एक्टिविटी दी गई है, ये आप लैब में परफॉर्म कर सकते हैं। आपके कॉलेज में अगर लैब है कहीं पे भी है तो वहाँ पे आप जाके ये सारा काम कर सकते हैं। तो क्या करना है, हमने एस्पायरिन तैयार करनी है। कैसे तैयार करेंगे? एस्पायरिन के लिए जो केमिकल्स लगते हैं वो हमारे पास होता है सैलिसिलिक एसिड और साथ में एस्टिक एनहाइड्राइड और साथ में हमारे पास जो है इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट हम इस्तेमाल करते हैं। साथ में डिस्टिल्ड वाटर भी ले लें आप, और डिस्टिल्ड वाटर का भी काम होता है। अपरेटस के अंदर जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है उसमें हमारे पास आइस बाथ हो सकती है, आइस बाथ हमने लेनी है। और साथ में जिस कंटेनर के अंदर हमने ये सारा प्रोसीजर करना है उस कंटेनर को आपने जो है ना वो ले लेना है। फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन का अपरेटस चाहिए, फिल्ट्रेशन के लिए आपको फनल जो है वो चाहिए। उसके बाद जो है फिल्टर पेपर चाहिए, या बाद सुकात क्रूसिबल से भी काम चलाया जा सकता है। फिल्ट्रेशन क्रूसिबल्स होती हैं उसके ज़रिए भी हम लोग कर सकते हैं। और इसमें हम लोग जो है सारा फिल्ट्रेशन का सेटअप लगाएंगे और ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद
इसमें सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड को हम क्या करते हैं, हम इनको रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास एस्पायरिन बन जाती है और साथ में हमारे पास जो है वो एसिटिक एसिड बनता है। अब ये एस्पायरिन पाउडर फॉर्म में होती है, ये हमारे पास प्रेसिपिटेट्स बनती है, प्रेसिपिटेट आउट होती है। तो हमने इसको जो है ना उसकी प्रेसिपिटेशंस जो होती हैं उसके प्रेसिपिटेट्स को हमने कलेक्ट करना होता है वहाँ से, और क्रिस्टल्स की फॉर्म में ये अपीयर होती है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसका भी 1 मोल लेना है, ये सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड का भी 1 मोल लेना है। दोनों हमने 1 मोल को हमने किस में, फ्लास्क में या जिस भी कंटेनर के अंदर आप ये काम कर रहे हैं उसमें आप डाल दें। उसमें डालने के बाद आपने क्या करना है, हमने 2 या 3 ड्रॉप्स जो है उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के डाल देने हैं, और उस 2-3 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड्स के डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा हल्का सा शेक करना है और साथ में आपने इसको आइस बात के ऊपर रख देना है। साथ में आपने स्टिर करते रहना है, इसके अंदर स्टिर करते रहेंगे तो आपके एंड पे होगा कि हमारे पास जब वो प्रेसिपिटेशन होगी और एस्पायरिन प्रेसिपिटेट्स बना के नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसके अंदर एसिटिक एसिड भी होगा, तो उस एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐड कर देना है। आपको पता है सोडियम बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड H2O और साथ में एक सॉल्ट बनाता है, और ये सॉल्ट वाटर सोल्यूबल होते हैं और एस्पायरिन वाटर इनसोल्यूबल होता है। तो इस तरीके से जो हमारे पास वाटर इनसोल्यूबल सॉल्ट है जो कि प्रेसिपिटेट होते हैं उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं फिल्ट्रेशन के ज़रिए, और फिल्ट्रेशन के ज़रिए कलेक्ट करने के बाद हम उस जो क्रिस्टल्स होती है उसको ड्राई करते हैं, वॉश भी करते हैं उसको, देन ड्राई करते हैं, और ड्राई करने के बाद हमने उसका क्या करना होता है, वेट करना होता है। उसके बाद आप उसका वेट करके फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसकी जो वेट है उसको, उसके अमाउंट को कैलकुलेट कर लेंगे, और जो अमाउंट हमारे पास आ जाएगी फिर उसके बाद हमने इसकी अमाउंट स्टीशियोमेट्री के ज़रिए थ्योरेटिकली जो है वो मालूम करनी है। थ्योरेटिकली मालूम करने के बाद यानी इसके इन दोनों के यानी सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड से हमारे पास क्या चीज़ कितने अमाउंट बनेगी, एस्पायरिन कितने अमाउंट बनेगी। तो जो एस्पायरिन है जितने अमाउंट बने तो हम उस अमाउंट को, और वो थ्योरेटिकल यील्ड होगी और हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड होगी उसको हम दोनों को कंपेयर करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। इस सारे प्रोसीजर के ज़रिए आपको ये तीनों टॉपिक जो हमारे पास यील्ड का है, यील्ड का टॉपिक आपको जो इसकी हमारे पास एक्चुअल यील्ड होती है, थ्योरेटिकल यील्ड होती है, और जो हमारे पास इसकी परसेंटेज यील्ड होती है या एफिशिएंसी होती है, वो सारा टॉपिक आपको क्लियर हो जाना है। बस आपने जस्ट यही करना है कि आपने एक प्रोसीजर ये वाला परफॉर्म करना है लैब के अंदर, और इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उसको आपने कंपेयर करना है अपने थ्योरेटिकल रिजल्ट्स के साथ, यानी एक्सपेक्टेशंस के साथ। तो उससे जो एफिशिएंसी आ जाएगी उस एफिशिएंसी से आपने समझ आना है कि हमारे पास इतने % हमने इसके अंदर काम किया है, हमारे पास इतने % रिजल्ट आए हैं, फिर उस एफिशिएंसी को जो है आप लिखेंगे। उसके बाद अगर हम कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.5 पे हैं तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। इसमें पुराने कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं और इसमें नए कंसेप्ट जो हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम काउंटर करते हैं। तो इसमें हाउ मच वॉल्यूम ऑफ मार्श गैस मीथेन गैस को भी कहते हैं, और मार्श इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये मार्शी एरियाज़ में पाई जाती है, यानी दलदली इलाकों में होती है, तो इस वजह से इसको मार्श गैस कहते हैं। तो इसके मालिक्यूल्स की तादाद दे दी गई है, और इसमें हमें डेंसिटी पूछी गई कि डेंसिटी कितनी होगी इसकी। तो डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास वही फार्मूला मोल हम मालूम करते हैं ना, वो मोल कैसे मालूम करते हैं कि गिवन मालिक्यूल्स होते हैं उसको डिवाइड करते हैं एवोगैड्रो नंबर के साथ। तो ये मैंने यहाँ पे इसको मोल निकाल लिया, तो मोल मल्टीप्लाई बाय जब हम 22.414 डेसीमीटर क्यूब जो है वो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास डेंसिटी आ जाती है। तो वही ये मैंने मोल के लिए फार्मूला लिखा और ये डेंसिटी मल्टीप्लाई की इसमें 22.414, तो मेरे पास गिवन जो वॉल्यूम है इस गैस का वो हमारे पास आ गया। आसान है बिल्कुल, कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है। और उसके बाद कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस विद डेंसिटी ऑफ 1.25। एक गैस की डेंसिटी दे दी गई है और उसका मैस पूछा गया है। तो आपको पता है कि जब हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया जाता है गैस का एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो फिर हम इसमें वॉल्यूम जो मल्टीप्लाई कर लेते हैं डेंसिटी के साथ तो हमारे पास मोलर मैस आ जाता है। तो यहाँ पे हमने ये डेंसिटी आ गई, हमने डेंसिटी को ये मोलर वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास मोलर मैस आ जाएगा, और ये जहाँ तक मेरा ख्याल है तो 28
कैलकुलेट जो है वो नाइट्रोजन गैस का मोलर मास होता है, तो ये उसी का है। उसके बाद अगर कैलकुलेट अगले क्वेश्चन पे जाएं तो अगले क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन इसने पूछे हुए हैं और ये बेसिकली लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन है। इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास वो कहता है कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। हमने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो कैलकुलेट करने हैं। वो कहते हैं कि अगर 500 मॉलिक्यूल हमारे पास हाइड्रोजन के हों और ऑक्सीजन के हों, ये दोनों आपस में रिएक्ट करें, रिएक्ट करने के बाद हमारे पास कितने मॉलिक्यूल वाटर के बनेंगे। और उसके बाद ये कहता है कि इनमें से एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है और वो कौन सा है ये भी पता लगाना है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हाउ मच एक्सेस रिएक्टेंट इज लेफ्ट अनरिएक्टेड, के जो एक्सेस में चीज़ होगी वो कितनी एक रह जाएगी। और उसके बाद ये कहता है कि O2 अगर हम डबल कर दें तो उससे क्या होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में इसने जमा कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 कितने हैं, 500। मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कितने हैं, वो भी 500 हैं। तो हम इसमें इक्वेशन अगर बनाएं तो इक्वेशन में 2H2 प्लस O2 गोज टू फॉर्म 2H2O। अगर इसको हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के एतबार से देखें तो Na स्टैंड्स फॉर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23। तो इसके 2 मल्टीप्लाई बाय Na यानी ये हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जितने मॉलिक्यूल्स आएंगे वो H2 के मॉलिक्यूल हैं और इसके 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं। इसके भी सेम यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये इतने मॉलिक्यूल्स जो है वो वाटर के बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो हम इसमें सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन के एतबार से हम इसको हल करेंगे और इसमें देखें कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के एतबार से हाइड्रोजन और वाटर को हम कंपेयर करेंगे। तो हाइड्रोजन और वाटर को कंपेयर करें तो इसमें हमारे पास 2Na मॉलिक्यूल्स हों तो इसमें 2Na मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो हमारे पास अगर एक मॉलिक्यूल हो तो इसके कितने मॉलिक्यूल, वाटर के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल से। तो हम इसको जब 2Na को डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास की जो आंसर है वो 1 आ जाता है। इसका मतलब है कि H2 का एक मॉलिक्यूल वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाता है। तो जब 500 मॉलिक्यूल H2 के होंगे तो वो 500 मॉलिक्यूल बनाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो आंसर आता है वो यही है कि 500 मॉलिक्यूल अगर H2 के हों तो हमारे पास 500 मॉलिक्यूल जो है वो वाटर के बनते हैं, सिंपल। उसके बाद अगर हम दूसरा कंपेयर करें O2 को तो O2 में भी हमारे पास यहाँ पे देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक इसमें अगर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स हों तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनते हैं। यानी 1Na 2Na प्रोड्यूस करता है। तो जब हमारे पास एक मॉलिक्यूल होगा O2 का तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, तो वाटर के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। जब एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होगा तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2। तो जब 500 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के होंगे तो कितने बनेंगे, 1000 बनेंगे। तो इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू O2 इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनने चाहिए, इसके 500 मॉलिक्यूल से 1000 मॉलिक्यूल बनना चाहिए। तो इन दोनों में से कौन कम बना रहे हैं, इन दोनों में से हाइड्रोजन कम बना रहे हैं। तो हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो जितने हाइड्रोजन बनाएगा उतने मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो टोटल मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, 500 मॉलिक्यूल वाटर के बनेंगे। अब हमने नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट एक्सेस यानी जो चीज़ ज़्यादा है उसकी एक्सेस मालूम करने की वो कितनी एक रह गई है। तो हम इसको कंपेयर करते हैं कि लिमिटिंग वर्सेस नॉन लिमिटिंग। तो हमारे पास यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स इसके हाइड्रोजन के हो तो वो कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। यहाँ से सिंपल अंदाजा लगा रहे हैं, इसके 2 मोल हो तो इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है, यानी 2Na इसके 1Na के साथ रिएक्ट करता है। तो ये हमने यहाँ से इसको कंपेयर कर लिया। फिर उसके बाद अगर इसका एक मॉलिक्यूल H2 को हो तो O2 के कितने मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, इसके हाफ मॉलिक्यूल के साथ, यानी O2 को ब्रेक करना पड़ेगा, उसके एक एटम के साथ ये रिएक्ट करेगा। तो हमारे पास जब 500 मॉलिक्यूल होंगे H2 के तो वो कितने ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, 250 मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा। तो हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ O2 कंज्यूम्ड अप वो कितने होंगे, 250 मॉलिक्यूल जो है वो कंज्यूम्ड हो जाएंगे। तो मॉलिक्यूल लेफ्ट बिहाइंड कितने होंगे, 500 माइनस 250, यानी 500 में से जो 250 हैं जो खर्च हो जाएंगे और पीछे रह जाने वाले जो मॉलिक्यूल होंगे वो कितने होंगे, 250 मॉलिक्यूल होंगे। तो 250 मॉलिक्यूल पीछे रह जाएंगे। उसके बाद कहते हैं कि अगर हम इसको डबल कर दें तो इसको डबल करने का कोई फायदा नहीं है। इसको डबल करेंगे अभी तो वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा नहीं बनेंगे। क्यों नहीं ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है बल्कि नॉन लिमिटिंग है। हाँ, लिमिटिंग
लिमिटिंग को ज़्यादा करने से जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर फर्क पड़ेगा, इसको डबल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है, जब हम इसको FeCl3 यानी दोनों एक्वस सोल्यूशन होते हैं आपस में ऐड करते हैं तो हमारे पास AgCl जो है वो बनता है और साथ में हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट बनता है। अब ये AgCl जो है ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, और इस दौरान में इस क्वेश्चन के अंदर उसने जो टर्म्स लिखी हुई हैं वो टर्म्स बिल्कुल ही समझ नहीं आती। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बुक के ऊपर गलत लिखा हुआ है। उसने जो एंड पे पूछा हुआ है वो कहता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ FeCl3 प्रोड्यूस। FeCl3 तो हम रिएक्टेंट में डाल रहे हैं तो प्रोड्यूस कैसे होगा, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह होगा कि वो आयरन नाइट्रेट आपसे पूछना चाह रहा होगा कि रिएक्शन में आयरन नाइट्रेट कितना है। तो हम इसके लिए भी कर लेते हैं कि हमें इसकी अमाउंट दी गई है, इसी से हम अब इसमें एक हिंट भी दिया गया है आपको। वो हिंट क्या है कि AgNO3 क्या है, ये लिमिटिंग नॉन लिमिटिंग है, ये एक्सेस में है। तो हमें समझ आ गई कि FeCl3 क्या है, ये लिमिटिंग है, तो ये यहां से पता चल जाए। तो इसको हम पहले इससे कंपेयर करेंगे, इसकी अमाउंट निकालेंगे कि कितनी है, फिर इसको हम इससे कंपेयर करेंगे और इसकी अमाउंट से हम इसकी अमाउंट निकालेंगे। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आप समझ लें कि इसके 1 मोल इसके 3 मोल बनते हैं, इसके 1 मोल से 3 मोल बनते हैं। तो इसका मतलब है कि इसके 1 मोल का जो मैस होगा वो हमारे पास FeCl3 के 1 मोल का मैस कितना होता है 162.2, और इसका कितना होता है, इसका हमारे पास होता है 143.32, इसका मोलर मैस 143.32 है। तो इसके यानी कि 3 मोल बन रहे हैं। तो इसके 3 मोल किससे बन रहे हैं, हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ FeCl3 से, तो हम इसके मोलर मैस को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे और इसका जो मोलर मैस है वो एज इट इज आ जाएगा। तो अगर AgCl के 1 ग्राम बनाने हो तो FeCl3 के कितने ग्राम लगेंगे वो हमने यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि AgCl के हमारे पास कितने ग्राम बन रहे हैं 2.02, तो 2.02 के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जब 2.02 ग्राम ऑफ AgCl बनेंगे तो हमारे पास FeCl3 के कितने ग्राम लगेंगे 0.762 ग्राम, यानी FeCl3 जो हमें चाहिए होगा ये जो हमारे पास AgCl बना है 2.02, तो इसको बनाने के लिए कितना हमारे पास FeCl3 चाहिए 0.762। तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है एक। तो फिर इसी एतबार से हम सिल्वर नाइट्रेट को भी देखेंगे कि सिल्वर नाइट्रेट कितना बनेगा। तो हमारे पास क्योंकि यही लिमिटिंग रिएक्टेंट है, यही दोनों प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितनी बनेगी। तो हमारे पास जो FeCl3 है उसमें क्योंकि हम यहाँ पे भी कंपेयर करेंगे कि इसके 1 मोल हो तो इसका 1 मोल बनता है, तो हमारे पास अगर इसके 162.2 ग्राम हो तो इसके 241.86 ग्राम। अच्छा, ये दोनों के मोलर मैस मैंने लिखे कि इसके कितने ग्राम हो तो इसके कितने ग्राम बनेंगे, 1 ग्राम के लिए हम इसको डिवाइड कर लेंगे, और जब हमारे पास FeCl3 कितना हो 0.762 हो यानी इतने ग्राम हो जो कि हम यहाँ से कैलकुलेट किए थे, तो उससे हमारे पास कितना बनेगा, हमारे पास FeNO3 कितना बनेगा, वो हमारे पास बनेगा 1.14 ग्राम बनेगा आयरन नाइट्रेट। तो हमारे पास आयरन नाइट्रेट जो के लिमिटिंग रिएक्टेंट से बन रहा है, तो हमारे पास कितना होगा 0.672 ग्राम से हमारे पास 1.14 ग्राम जो है वो आयरन नाइट्रेट जो है वो बनेगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने क्वेश्चंस कमेंट में लिखें। जो भी आपका क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।